नमस्कार, रामात मैथ्स क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। अब तक के वीडियो में हमने कक्षा 10 के अध्याय 4 द्विघात समीकरण के अंतर्गत प्रश्नावली 4.1 और प्रश्नावली 4.2 को हमने पूरा कर दिया है, अच्छे से समझ लिया है। प्रश्नावली 4.1 में हमने देखा था कि हम किस तरह से जांच कर सकते हैं कि जो समस्या दी हुई वो द्विघात समीकरण के रूप में है या नहीं है, तथा दूसरे जो प्रश्न थे उसमें हमने उनको समस्याओं को द्विघात समीकरण के रूप में उनको हमने निरूपित भी किया था। साथ ही प्रश्नावली 4.2 जो थी उसमें हमने गुणनखंड विधि के द्वारा द्विघात समीकरण जो दिए हुए थे उनके हमने मूल ज्ञात किए थे। तो जो साथी पहली बार इस चैनल के साथ जुड़े हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही जो बेल आइकन है आप उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपके कक्षा 10 से संबंधित बोर्ड के लिए उपयोगी जो वीडियो बन रहे हैं उनसे आप कहीं भी वंचित नहीं होंगे। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें और अपने दूसरे जो साथी हैं उनके साथ वीडियो को शेयर भी करें ताकि उनको भी इस तरह से बेनिफिट मिलता रहे। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे प्रश्नावली 4.3 की, और उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम द्विघात समीकरण जो है उसके मूलों की प्रकृति को हम किस तरह से जांच कर सकते हैं। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो प्रश्नावली 4.3 के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला जो प्रश्न दिया वो ये लिखा हुआ है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है इसमें हमें क्या करना है, हमें ये जो द्विघात समीकरण जो दिए हुए हैं हमें इनके मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। हमें ये ज्ञात करना है कि इनके मूल संभव है या नहीं है, ये हमें चेक करना है, या इनके मूल कैसे होंगे, दोनों समान होंगे या दोनों भिन्न भिन्न होंगे। तो ये हम कैसे चेक कर सकते हैं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले इस प्रश्नों को करने से पहले हम थोड़ी सी बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे, उसके बाद में हम इन प्रश्नों को हल करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो मूलों की प्रकृति हमें कैसे प्राप्त होगी, इसके लिए हमें एक श्रीधराचार्य जो सूत्र है, श्रीधर आचार्य जो है उनके द्वारा एक सूत्र दिया गया है द्विघात समीकरण को हल करने का। उस सूत्र के द्वारा ही हम पता लगा सकते हैं ये जो सूत्र है इसका हम उपयोग करके ये जो द्विघात समीकरण दिए इसके मूल भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये भी हम इसमें सीखेंगे बाद में, लेकिन पहले हम इसकी प्रकृति कैसे पता लगाएंगे। यानी जो द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है ये हम जानते हैं ax² + bx + c = 0। ठीक है, ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है, ये तो हम जानते हैं अच्छे से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मूलों की हम प्रकृति कैसे पता लगाएंगे। तो ये जो इनके जो गुणांक है, सबसे पहले x² का गुणांक क्या है, a है, x का गुणांक b है और ये अचर पद जो है वो c है। इन तीनों ही जो गुणांक है इनमें आपस में जो संबंध है उसके आधार पर हम पता लगाएंगे कि इन मूलों की प्रकृति कैसी है। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले हम ये करेंगे, हमें क्या करना है, हमें करना है b² - 4ac, हमें ये पता लगाना है। हमें क्या करना है, हमें अगर हम b² - 4ac का मान हम पहले ज्ञात करेंगे तो उससे हमें मालूम पड़ेगा कि इनके मूलों की प्रकृति कैसी है। अब देखिए कैसे मालूम पड़ेगी, अब इसमें देखिए जब इनका अपन मान ज्ञात करेंगे तो हमारे सामने 3 कंडीशन प्राप्त हो सकती है। देखिए पहला तो अगर हम ये करेंगे कि b² - 4ac का जो मान है वो जो है वो 0 से ज़्यादा आ जाए। ठीक है, 0 से अधिक का मतलब क्या है, यानी इसका मान अगर धनात्मक आ जाए तो क्या होगा, तो उसके मूल कैसे होंगे ये हम देखेंगे। नंबर 2, दूसरी कंडीशन ये बनेगी कि अगर हम मान लो b² - 4ac का मान ज्ञात करें तो वो 0 के बराबर आ जाए। ठीक है, ये भी हो सकता है। और तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि जब हम b का वर्ग करें और उसमें से हम -4ac को अगर घटाएं तो हो सकता है कि हमारा जो आंसर है वो 0 से कम आए, यानी ऋणात्मक रूप से आ जाए। तीनों ही कंडीशन हो सकती है। तो अब देखिए इन आंसर से ही हम पता लगा देंगे कि मूलों की प्रकृति कैसी होगी, उनके मूल कैसे होंगे। तो हमें इससे ये मालूम पड़ जाएगा कि मूलों की प्रकृति क्या है, या इसके जो मूल है वो अस्तित्व में है या नहीं है, ये हम सभी इससे ही ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आपसे एक निवेदन जरूर रहेगा कि आप जब भी वीडियो देखें तो अपने साथ में कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठें, ताकि आपको जो भी ये जो ऐसे जो विशेष रूप से जो मैं पॉइंट आपको जो बताता हूँ इनको आप साथ ही साथ नोट भी करते रहें, ताकि आप जो प्रश्न करेंगे उसमें आपको काफ़ी सहूलियत होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें, अगर b² - 4ac का मान जो है वो 0 से अधिक आता है, यानी धनात्मक मान आता है, तो मूलों की प्रकृति कैसी होंगी, तो मूल जो होंगे वो कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। ठीक है, और जो मूल जो होंगे वो 2 भिन्न भिन्न मूल होंगे। मूल जो होंगे वो कैसे होंगे, अलग अलग आएंगे, दोनों आंसर आपके अलग अलग आएंगे। ये तो कब होगा, जब b² - 4ac का मान क्या हो, 0 से अधिक हो। अब नंबर 2 है, अगर मान लो b² - 4ac का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो मूल जो मिलेंगे वो भी हमें वास्तविक ही मिलेंगे, और मूल जो होंगे वो कैसे होंगे, समान।
यानी दोनों ही जो मूल होंगे वो हमें समान मिलेंगे। और तीसरी जो कंडीशन है, अगर हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो है वो ऋणात्मक प्राप्त होता है, 0 से छोटा प्राप्त होगा, तो उनके जो मूल है वो वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, उनके कोई वास्तविक मूल हमें प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन है जो जिसके द्वारा हम पता लगाएंगे कि इन समीकरणों की मूलों की प्रकृति कैसी होगी। चलिए, तो इसको आप यही रखते हैं और पहले प्रश्न को अपन समझते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हम क्या करते हैं, पहला जो समीकरण दिया हुआ है, पहला समीकरण क्या लिखा हुआ है, नंबर 1 जो लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है 2x की घात 2 माइनस 3x प्लस 5 बराबर क्या है 0। ठीक है, ये एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है। तो हम इसके सबसे पहले मूलों की जांच करते हैं कि इसमें जो x की वैल्यू है वो कैसे आएगी। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम यहाँ देखें a की वैल्यू तो कितनी है, x का गुणा कितना है 2, b की वैल्यू कितनी है, x का गुणा कितना है -3 और c की वैल्यू कितनी दी हुई है 5। ठीक है, ये तो हो गया ABC। अब हम क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए b का मान कितना है -3, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा -4a, a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 5। ठीक है, यहाँ गुणा कर दीजिए, -3 का -3 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस से गुणा कर दिया प्लस 3 का 3 से गुणा कर दिया 9। ठीक है, यहाँ पर 4 का गुणा 2 से कर दिया, 4 दूनी 8, 8 का 5 से गुणा कर दिया, 8 पंजे कितने हो गए 40। तो हमें जो आंसर मिलेगा, देखिए प्लस का तो 9 है, माइनस के कितने हैं 40, यानी माइनस के हमें मिल गए 31। यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है वो कैसा आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है, यानी वो 0 से छोटा आ रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि इसके जो मूल होंगे कोई वास्तविक मूल हमें प्राप्त नहीं होंगे। यानी अगर हम इनका आंसर भी निकालना चाहे तो हमें इसका कोई आंसर नहीं प्राप्त होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। दूसरा जो समीकरण दिया हुआ है द्विघात समीकरण, उसको हम चेक करते हैं क्या उसके मूल संभव है या नहीं है। तो दूसरा जो समीकरण वो क्या दिया हुआ है, 3x की घात 2 माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, तो पहला काम है इसके मूलों की प्रकृति कैसे देखेंगे, वैसे ही बी स्क्वायर माइनस 4ac हम ज्ञात करेंगे। देखिए b कितना है, x का गुणा जो है वो दिया हुआ है -4√3, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या बी स्क्वायर माइनस 4a का मान कितना है यहाँ पर 3 और c का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पर 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें इसका गुणा करना है तो इसको हम अलग से समझते हैं। जैसे ये -4√3 का गुणा -4√3 से करना है। ठीक है, इसका क्या होगा, 2 बार गुणा करना है। तो अब देखिए 2 बार गुणा करते हैं क्या होगा, देखो माइनस का माइनस से गुणा कर दिया, माइनस माइनस हो गए प्लस, 4 का गुणा 4 से कर दिया, कितने हो गए 16। उसके बाद में √3 का गुणा √3 से करेंगे, तो हमने पहले भी पिछले वीडियो में देखा था क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा 3 होगा। कैसे होगा एक बार पुनः देख लीजिए, जब √3 का गुणा √3 से करेंगे तो हमें मिलेगा √3 या 9 और 9 का वर्गमूल करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 3। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें देखिए 16 का 3 से गुणा कर दिया, 16 किया कितने हो गए 48। तो इसका तो मान आ गया 48 माइनस इसका 4 का गुणा 3 से कर दिया, 4 किया कितने हो गए 12, 12 का 4 से गुणा कर दिया, 12 चौके 48। यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान मिला है वो हमें क्या मिला है 0। ठीक है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि इसके मूल जो होंगे वो कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और कैसे होंगे समान, कैसे होंगे वास्तविक और समान होंगे। अब देखिए प्रश्न में इसमें आगे ये भी लिखा, यदि मूलों का अस्तित्व अगर हो तो उन्हें ज्ञात भी करना है। तो साथ इस प्रश्न को अपन पूरा कर देते हैं, इसको ज्ञात भी करके मूल हमें ये तो पता चल गया कि इसके मूल जो होंगे वास्तविक भी होंगे और कैसे होंगे समान होंगे। तो अब हम इनको ज्ञात भी करते हैं। ठीक है, तो ज्ञात करने के लिए देखिए एक तो विधि कौन सी है, वही विधि जो हमने पिछले वीडियो में देखी थी, प्रश्नावली 4.2 में कौन सी विधि थी, गुणनखंड विधि। तो उस विधि से भी हम ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं है कि आपको कौन सी विधि से हल करना है। ठीक है, तो हम गुणनखंड विधि से भी इसको हल कर सकते हैं। और दूसरा जो हमने बात की है श्रीधर आचार्य सूत्र से, जो श्रीधर आचार्य जो सूत्र है उस सूत्र के द्वारा भी हम इसके मूल ज्ञात कर सकते हैं। श्रीधर आचार्य सूत्र क्या है वो आप देख लीजिए। यदि हमें x का मान ज्ञात करना है तो हमें क्या करना है -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ठीक है, ये श्रीधर आचार्य सूत्र है। इसके द्वारा भी हम द्विघात समीकरण जो है, द्विघात समीकरण उसके हम मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको द्विघात सूत्र लगाकर हम हल करते हैं। तो हमें x के मान देखिए, अगर हमें गुणनखंड विधि नहीं आती है तो हम इस सूत्र का उपयोग करके जल्दी आप मूल ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना है, देखिए -b, ये माइनस तो हमने लिख दिया, b की जगह हमें b की वैल्यू लिखनी है। तो b हमें कितना है
माइनस के 4√3, तो बी की जगह मैंने लिख दिया -4√3। फिर है यहाँ पर प्लस माइनस √b² - 4ac। तो देखिए b² - 4ac का तो मान हमने प्राप्त कर लिया, कितना आ गया 0। तो यहाँ हम लिख देंगे 0 अपॉन 2a। ए कितना है, ए की वैल्यू जो है वो कितनी है 3, ये हमने लिख दिया 3। ठीक है, तो अब इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए माइनस माइनस ये तो हो गया प्लस 4√3 प्लस माइनस 0 का वर्गमूल कितना होगा 0 बट्टा है 3 का 2 से गुना कर दिया 6। ठीक है, तो यहाँ पर हमें x का एक मान प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, इससे हमें दो मूल प्राप्त होंगे। कैसे होंगे दो, देखिए पहला तो है ये यहाँ पर जो साइन है प्लस और माइनस, एक बार आपको प्लस वाला साइन काम में लेना है, तो हम इसको प्लस का साइन काम में ले तो इस x की वैल्यू क्या होगी, तो x बराबर हो जाएगा 4√3 प्लस 0 बट्टा कितने हैं 6। तो इसका मान ज्ञात किया हमने, क्या हो गया, दोनों को जोड़ दिया, 4√3 बट्टा क्या है 6, 4 से काट 2 से काट दिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो इसका जो मान आ गया है वो कितना आ गया है 2√3 बट्टा 3। ठीक है, तो ये इसका मान आ गया है। चाहे तो हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। वैसे 3 का क्या होता है, √3 का गुणा कितनी बार है 3 बार है, तो हम इसको अगर काटें तो हमें मिल जाएगा 2 बट्टा √3। ठीक है, यहाँ 3 का अर्थ क्या है √3 2 बार है, तो हम एक बार से कट कर देते, 1 √3 यहाँ पर बचेगा। तो ये तो पहला मूल हो गया। अब दूसरा मूल हमें कैसे मिलेगा, जब इसका माइनस साइन हम काम में लेंगे, तो x बराबर क्या है प्लस 4√3 माइनस 0 बट्टा 6। ठीक है, यानी यहाँ पर प्लस की जगह हमें कौन सा माइनस यूज करना है, तो इससे भी देखिए हमें वही मान प्राप्त होगा 4√3 बट्टा 6, और वही हमने इसको कट कर दिया 2 से, और यहाँ हमें वही मान मिलेगा 2√3 बट्टा 3, वही कट कर दिया, और सेम टू सेम जो आंसर मिलेगा हमें 2 बट्टा √3। यानी हमें जो मूल मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, दोनों समान, दोनों के आंसर जो होंगे वो समान मिलेंगे। इसके तीसरे प्रश्न को हम इसी तरह से जांच करते हैं। तो तीसरे में देखिए a बराबर तो कितना है 2, b बराबर कितना है -6, और c बराबर दिया हुआ है 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम चेक करें b² - 4ac, तो b² तो कितना हो जाएगा -6 का स्क्वायर -4, a के मान है 2 और c का मान कितना है 3। यहाँ पर -6 का -6 से गुणा कर दिया, माइनस माइनस प्लस के 36 हो जाएंगे, -4 दूनी 8, 8 दिया कितने हो गए 24, यानी हमें 36 में से 24 माइनस कर दिया, क्या बच गया 12। यानी b² - 4ac का जो मान आया है वो कितना आया है +12 आया है, यानी धनात्मक आया है। इसका मतलब इसके मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, और कैसे होंगे भिन्न भिन्न, दोनों अलग अलग हमें मूल प्राप्त होंगे। ठीक है, तो हम मूलों को ज्ञात भी कर लेते हैं। कौन से सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र से। श्रीधर आचार्य जो है इसी का शामिल नाम लिखा हुआ है श्रीधराचार्य। ठीक है, तो श्रीधर आचार्य सूत्र से अगर हम ज्ञात करें तो हमें मान ज्ञात करें, पहला तो जो है x बराबर क्या है -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए पहले माइनस लिख दिया, b की जगह हमारी क्या वैल्यू है -6, तो यहाँ लिख दिया -6 प्लस माइनस b² - 4ac का मान तो हमने ज्ञात किया, कितना आया हमारे 12, तो सीधा ही हम यहाँ लिख देंगे 12 बट्टा 2a। a का मान कितना है 2, तो हमें जो मिला है माइनस माइनस प्लस के 6 हो गए, प्लस माइनस √12। ठीक है, अब √12 का देखिए हम थोड़ा इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 12 के हम अवधि गुणनखंड करें, 2 का भाग दिया कितनी बार 6 बार, 6 में 2 का भाग दे दिया 3 बार, और 3 में 3 का भाग दे दिया 1। तो देखिए तो 12 के हमें अवधि गुणनखंड क्या मिले हैं, तो वो हम इसकी जगह लिख देते हैं। हमें मिले हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, बट्टा 2 का 2 से गुणा कर दिया, कितने हो गए 4। तो देखिए अभी सॉल्व कर देते, ये तो बच के 6, और प्लस माइनस ये देखिए 2 का जोड़ा बन रहा है, 2 तो कॉमन आ जाएंगे, अंदर क्या रह गया 3 बट्टा है 4। ठीक है, ये x की आ गई वैल्यू। अब देखिए अब इसको एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है, लेकिन हम जानते हैं 6 में देखिए 2√3 माइनस प्लस भी नहीं हो सकते हैं, इनको हम माइनस भी अच्छे से नहीं कर सकते, तो हम थोड़ा सा इसमें काम जरूर कर सकते हैं। ये कर सकते हैं, देखिए x बराबर जो हमारे पास जो आंसर है 6 प्लस माइनस है 2√3 और बट्टा कितने हैं 4। तो हम केवल एक काम कर सकते हैं, दोनों में से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए 2 अगर मैं कॉमन लूँ तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ तो 2 का भाग कितनी बार जाएगा 3 बार, और यहाँ पर 2 कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचा केवल √3। ठीक है, बट्टा 4। ठीक है, इसको आप ऐसे बदल के भी लिख सकते हैं, तो ये आपका सीधे ही आंसर हो जाएगा। और चाहे तो आप इस प्रश्न को यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि आगे जब हल पूरा नहीं हो रहा है तो हम इसको यहाँ तक छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो 2 मूल प्राप्त होंगे वो एक तो मिलेगा हमें
अगर हम यहीं पे इसको छोड़ें, अगर ये न भी लिखें तो देखिए, तो पहला मूल जो हो जाएगा वो तो होगा 6 प्लस के 2√3/4, और दूसरा जो मूल मिलेगा वो मिल जाएगा +6 माइनस 2√3/4। ये दो मूल हमें प्राप्त हो जाएंगे। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा जो प्रश्न है वो ये लिखा गया कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उनके दो मूल बराबर हो। ठीक है, यानी यहाँ पर हमें मूलों की जो प्रकृति है उससे संबंधित ये प्रश्न दिया हुआ है कि हमें क्या देखना है कि k का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। जैसे पहला समीकरण क्या दिया हुआ है, 2x कर दो प्लस kx प्लस 3 बराबर क्या है 0। एक द्विघात समीकरण तो दिया हुआ है, लेकिन हमें क्या करना है, इस x का गुणांक यहाँ पर ज्ञात करना है जो k लिखा हुआ है। लेकिन कैसा होना चाहिए कि k का मान ऐसा होना चाहिए कि उसके मूल कैसे होने चाहिए, बराबर। तो हम जानते हैं कि मूल जो है वो बराबर कब होंगे, मूल बराबर तभी होंगे जब b² माइनस 4ac का मान कितना होना चाहिए 0। अगर ये कंडीशन हो तब इनके मूल कैसे होते हैं, बराबर। ठीक है, तो यही हम इस यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर b का स्क्वायर करना है, तो b कौन सा है k, तो b की जगह तो है k का स्क्वायर कर दिया, -4 a की जगह क्या है 2 और c की जगह क्या है 3। तो बहुत ही छोटा सा प्रश्न है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। k² माइनस कितना हो गया, 4 दूनी 8, 8 का 3 से गुणा कर दिया 24 बराबर 0। 24 का कर देते पक्षांतर, क्योंकि हमें k का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ क्या बच गया, k² माइनस 24 का पक्षांतर कर दिया +24, यानी k² तो कितना आ गए 24। तो k का जो मान आएगा वो क्या होगा, जब इसको हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा वर्गमूल, और इसका जो मान होता है वो प्लस माइनस दोनों ही रूपों में होता है। ठीक है, तो अब हम k का मान ज्ञात करें तो यहाँ से हमें k की वैल्यू मिल जाएगी 24 के थोड़ी अभाज्य कर देते हैं, ताकि जो इसके जो जोड़े बन जाएंगे उनको तो हम भाग ले लेंगे। 2 का भाग दे दिया कितनी बार, 12 बार, पुनः 2 का भाग दे दिया 6 बार, वापस 2 का भाग दे दिया 3 बार, 3 में 3 का भाग दे दिया 1 बार। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 का 1 जोड़ा तो यहाँ बन जाएगा, तो 2 तो इसमें से आ जाएगा कॉमन। ठीक है, देखिए पहले यहाँ पर अपन लिख देते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 प्लस माइनस, तो ये तो जोड़ा बन गया, तो इसका तो वर्गमूल कितना हो गया, ये तो आ गया 2, और यहाँ भीतर बच गए 2 गुणा 3, यानी k की जो वैल्यू आ जाएगी वो प्लस माइनस 2√6, ये आ जाएगा k का आंसर। इसी के दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा जो प्रश्न है वो थोड़ा सा अलग दिया है। इसमें क्या है, ब्रैकेट दिया, तो पहले इस ब्रैकेट को हमें हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्रश्न है kx ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। तो पहले इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। kx का पहले x से गुणा कर दिया तो हमें मिल गया kx², फिर kx का -2 से कर दिया तो -2kx ये हो गया, प्लस क्या है 6 बराबर हो गया 0। ये हमें एक द्विघात समीकरण का रूप तो मिल गया। अब देखिए x² का मान ये तो हो गया a की जगह तो क्या है k, b की जगह क्या है x का जो गुणांक है वो पूरा यानी -2 और k, ये हो गया b, और c का मान कितना है +6। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें वही चेक करना है, क्या चेक नहीं करना है, यहाँ पर हमें k का मान ज्ञात करना है, तो मूल समान होने चाहिए, तो वही काम करेंगे। b² माइनस 4ac का मान कितना होना चाहिए, यहाँ पर भी 0। तो हम यहाँ पर इनको अप्लाई कर दीजिए। b की जगह क्या है -2k, तो -2k का स्क्वायर हो जाएगा, -4, k की जगह क्या है k, और c की जगह क्या है 6। ठीक है, अब इसका देखिए गुणा कर दीजिए, -2 का 2 से गुणा कर दिया, ये तो हो गया 4, k का वर्ग कर दिया k² माइनस 6 का गुणा 4 से कर दिया 6 24 k बराबर क्या आ गया 0। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर दोनों में से देखिए मुझे कॉमन दिख रहे हैं, 4 दोनों में कॉमन है, 4 का भाग दोनों में जा रहा है, k भी यहाँ कॉमन है। यहाँ शेष क्या बच गया, यहाँ पर तो बच गया k माइनस, यहाँ पर 4 का भाग 24 में कितनी बार 6 बार, k कॉमन आ गया बराबर हो गया 0। ठीक है, अब क्या होगा, अब या तो ये 0 होगा या क्या होगा ये 0। तो अब या तो 4k बराबर क्या हो जाएगा 0, और या k माइनस 6 बराबर हो जाएगा 0। अगर ये k बराबर 0 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0/4 कर दिया, तो k बराबर तो 0 हो गया, हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, इसको हम सीधा भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 4k बराबर 0, तो यहाँ ये तो पता है कि 4 तो 0 के बराबर नहीं है। इसका अर्थ ये होगा कि k जो है वही 0 के बराबर है, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। और दूसरा जो है k माइनस 6 बराबर 0 है, तो k का मान जो हो जाएगा 6 का पक्षांतर कर दीजिए, -6 के +6 हो गए, तो k की जो वैल्यू मिल जाएगी वो हमें मिल जाएगी 6। यानी यहाँ पर हमें दो मूल प्राप्त हो जाए, k के जो दो मान प्राप्त होंगे, एक तो 0 मिला है और एक क्या मिल जाएगा 6। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्नावली का तीसरा जो प्रश्न दिया वो ये लिखा हुआ है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई से दुगनी हो। ठीक है, और उसका क्षेत्रफल जो है वो 800 वर्ग मीटर होना चाहिए।
अगर यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमें ज्ञात करना उसको हमें मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम ये मान लेते हैं, हमें क्या मानना है, अब ये सोचना तो पड़ेगा हमें लंबाई को x मानना है या चौड़ाई को x मानना है। तो हम देखेंगे यहाँ पर किसका संबंध दिया गया है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि जिसकी लंबाई जो है वो किससे, चौड़ाई से दुगनी है, यानी चौड़ाई से तुलना कर रहे हैं तो हम चौड़ाई को मान लेंगे x। तो हमने सबसे पहले तो क्या किया, चौड़ाई को तो मान लिया x मीटर, ठीक है। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, प्रश्न में दिया गया है कि लंबाई जो है उसकी दुगनी है, यानी इसकी डबल हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 2x मीटर, ठीक है। ये दोनों लंबाई चौड़ाई तो ये हो गई। अब इसका क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो कैसे आम के बगिया जो है लंबाई चौड़ाई दी गई है, इसका क्या हुआ, उसका जो आकार है वो कैसा होगा, एक आयताकार होगा, इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई भी हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, आयत का क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, आयत का क्षेत्रफल जो है वो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, हमें पता है कि अगर हम लंबाई और चौड़ाई का गुणा करें तो हमें आयत का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता है, ठीक है। यानी अगर लंबाई चौड़ाई का गुणा करें तो हमें इसका मान कितना मिलना चाहिए, 800 मिलना चाहिए। तो हम यहाँ पर प्रश्नानुसार इसको कर देते हैं तो हमें समीकरण भी मिल जाएगा और फिर हम उसको हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, दोनों का गुणा कर दीजिए। लंबाई तो कितनी है 2x और चौड़ाई कितनी दी हुई है x, दोनों का गुणा कितना होना चाहिए, लंबाई चौड़ाई का 800। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2x² बराबर आ गए हैं 800। अब इसको यहाँ पर 2 का पक्षांतर कर दीजिए तो हमें मिल जाएगा x² बराबर 800, 2 का पक्षांतर कर दिया, बट्टा में 2 आ गए, तो x² का मान हमें मिल गया, कितना मिल गया 400। तो हम x का जो मान ज्ञात करेंगे तो हमें यहाँ पर स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ वर्गमूल आ जाएगा, प्लस माइनस कितने हो जाएंगे 400, और 400 का वर्गमूल हम करेंगे तो हम जानते हैं कितना होता है, 20 को 20 से गुणा करेंगे तो हमें मिल जाते हैं 400। यानी यहाँ पर हमें x के 2 आंसर मिले हैं, एक तो मिले हैं प्लस के 20, एक मिलेंगे हमें माइनस के 20, ठीक है। अब 2 यहाँ पर मूल प्राप्त हुए हैं, लेकिन अभी देखिए हमने चौड़ाई किसको, x को माना है, चौड़ाई को माना है। चौड़ाई किसमें है, मीटर में है। तो मीटर में जब भी कोई इकाई होती है वो माइनस में तो नहीं हो सकती। इसका अर्थ ये जो, और ये तो हमें अस्वीकार होगा क्योंकि माइनस में तो आंसर नहीं हो सकते। इसका अर्थ ये हुआ कि x जो है, x क्या माना है हमने, चौड़ाई मानी है। तो चौड़ाई जो हो जाएगी वो तो होगी कितनी, जो हमारा आंसर आया है x का मान कितना आया है 20, तो 20 मीटर तो हो जाएगी इसकी चौड़ाई। और लंबाई कितनी होगी, लंबाई जो है वो प्रश्न में दी हुई है कि इसकी कितनी है, दुगनी, यानी x है तो ये कितनी हो जाएगी 2x। तो हम इसका डबल कर देंगे, 2 को 20 से गुणा कर दिया, कितना मिल गया हमें 40 मीटर। चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा जो प्रश्न है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है। तो 2 मित्रों की आयु का योग तो दिया हुआ है 20 वर्ष, तो 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु जो है वर्षों में जो है उनका गुणनफल होना चाहिए 48, ठीक है। तो हम इसको पहले समीकरण बना के देखेंगे, उसके बाद में हम इसको चेक करेंगे कि ये संभव है या नहीं। अगर संभव होगा तो फिर हम उसको हल करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हम इनको मान लेते हैं। देखिए 2 मित्रों की आयु का योग दिया हुआ है तो हम पहले एक मित्र की आयु मान लेते हैं। माना एक मित्र की आयु, ठीक है, वर्तमान आयु ही हम मानते हैं ताकि आंसर अगर आएगा तो भी हमें सीधा आंसर मिल जाएगा। तो एक मित्र की वर्तमान आयु तो हमने मान ली x वर्ष, ठीक है। तो दूसरा जो मित्र है, दूसरे मित्र की आयु कितनी होगी, क्योंकि तो दोनों का योग कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। तो दूसरा जो मित्र की आयु वो हो जाएगी, इस 20 में से हम इस पहले की आयु को घटा देंगे तो हमें दूसरे की आयु भी मिल जाएगी। ये तो हो गया, दोनों की वर्तमान आयु हमने मान ली। अब प्रश्न जो है वो है कि 4 वर्ष पूर्व हमें निकालना है। यानी 4 वर्ष पूर्व क्या होगा, जो पहला जो मित्र है उस पहले मित्र की तो आयु कितनी हो जाएगी, पहले मित्र की आयु जो है वो इससे 4 वर्ष कम होगी, आयु वो हो जाए। अब x है तो 4 वर्ष पूर्व हो जाएगी इसकी x - 4। और दूसरे जो मित्र है उसकी आयु कितनी हो जाएगी, दूसरा जो मित्र है उसकी आयु हो जाएगी, अभी है उसकी हमने मानी है 20 - x, इसमें से 4 हम और कम कर देते हैं तो ये कितना हो गया, 20 में से 4 कम कर दिए यानी 16 - x वर्ष, ठीक है। ये तो हो गई दोनों की आयु। अब प्रश्न ये कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल होना चाहिए 48। अब इन दोनों का अपन गुणा कर देते हैं, उससे क्या हमें एक दिगा समीकरण मिल जाएगा। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले मित्र की आयु तो है x - 4, दूसरे मित्र की है 16 - x, ठीक है, बराबर कितना दिया हुआ है 48, ठीक है। तो इसको हम समीकरण रूप में बदल दीजिए। पहले देखिए x का गुणा हम कर देंगे 16 - x के साथ, फिर -4 का गुणा भी कर देंगे हम 16 - x के साथ।
दोनों का गुणा कर दीजिए। पहले x का 16 से कर दिया 16x माइनस x का x से कर दिया x स्क्वायर माइनस 4 का 16 से कर दिया 16 चौकी 64 माइनस 4 का माइनस x से कर दिया माइनस माइनस प्लस हो गए 4x बराबर है 48। ठीक है, अब देखिए हमें जो समीकरण जो मिल रहा है वो इसको सबसे पहले तो हम एक्स स्क्वायर जो है वो तो हमने लिख दिया माइनस का एक्स स्क्वायर है, फिर x कितने हैं 16 और प्लस 4 हो गए प्लस के 20x, यहाँ है माइनस के 64 और इसका भी पक्षांतर कर दिया, यहाँ आ जाएगा माइनस के 48। हम इसको एक समीकरण का रूप दे देंगे। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 20x और ये माइनस 64 है और ये माइनस 48 है, दोनों की जोड़ कर दीजिए। माइनस के कितने हो गए 8 और 4 12 हासिल 1 6 और 4 10 और 11 बराबर 0। ये हमें एक द्विघात समीकरण मिला है। ठीक है, अब इसको हम पूरा हल करने की बजाय सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनके मूलों की जांच कर लेते हैं कि क्या इसके मूल संभव है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर a बराबर तो है कितना है माइनस का 1, ठीक है, b बराबर है प्लस के 20 और c का जो मान है वो है यहाँ पर माइनस 112। ठीक है, तो हम कैसे चेक करेंगे, वही प्रकृति कैसे चेक, बी स्क्वायर माइनस 4ac से चेक हो जाएगी। तो बी स्क्वायर तो कितना है 20 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान है माइनस 1, सी का मान है माइनस 112, 20 का 20 से गुणा कर दिया, कितने मिल गए हमें 400। ठीक है, यहाँ देखिए पहले माइनस का माइनस से गुणा कर दिया प्लस हो गया, प्लस का माइनस से गुणा कर दिया माइनस हो गया, 4 एकम 4 और 4 का हम 112 से गुणा कर दीजिए, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी हमें जो आंसर मिल रहे हैं 20 का माइनस 4 इसी के वो कैसे मिल रहे हैं, ऋणात्मक मिल रहे हैं। तो हम जानते हैं अगर उसका मान ऋणात्मक आता है तो उसके कोई वास्तविक मूल संभव नहीं है, इसके जो है कोई वास्तविक मूल जो है वो नहीं होंगे। इसका अर्थ है ये जो स्थिति है वो संभव नहीं है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्नावली के अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अंतिम जो प्रश्न दिया हुआ है 4.3 का वो ये लिखा हुआ है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, देखिए लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है तो वो कैसा पार्क होगा, एक आयताकार होगा। ठीक है, तो आयत का लंबाई भी होगी और क्या होगी चौड़ाई भी होगी। अब यहाँ पर हमें देखिए पहले तो दिया हुआ है परिमाप, क्या दिया हुआ है आयत का परिमाप दिया हुआ है। तो हम जानते हैं आयत का परिमाप क्या होता है, हम ये जानते हैं कि अगर हम लंबाई और चौड़ाई को योग करके उसको हम अगर 2 से गुणा करें तो हमें आयत का परिमाप मिल जाता है। ठीक है, ये आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र है, यानी 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई जब करेंगे तो वो किसका परिमाप प्राप्त होगा, हमें आयत का। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर इसी को हम यूज करें तो देखिए जैसे अगर हम यहाँ लंबाई और चौड़ाई हमने ज्ञात नहीं है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम मान लेते हैं, अब यहाँ पर कोई संबंध नहीं दिया हुआ तो हम किसी को भी x मान सकते हैं। माना मैंने लंबाई को मान लिया x, लंबाई को क्या मान लिया x, तो अब चौड़ाई कितनी होगी वो देखिए इस परिमाप में इससे हम क्या करेंगे, देखिए 2 लिखा हुआ है, 2 लंबाई की जगह हमने लिख दिया x प्लस हम चौड़ाई को x के पदों में ज्ञात करें, परिमाप कितना दिया हुआ है इसका 80। ठीक है, तो 2 का पक्षांतर कर दिया तो x प्लस चौड़ाई बराबर हो गई 80/2, यानी x प्लस चौड़ाई जो है वो आ रही हमें 40, इसका चौड़ाई जो है वो कितनी हो जाएगी 40 माइनस x। ठीक है, यानी लंबाई तो हमने मान ली x क्या है मीटर में है तो हम इसको मीटर में मान लेते हैं x मीटर, और चौड़ाई जो हो जाएगी वो हो जाएगी 40 माइनस x मीटर। ठीक है, ये दोनों हो गए। अब आगे क्या लिखा है, दोनों का क्षेत्रफल जो 400 मीटर दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, हम जानते हैं अभी हमने पिछले प्रश्न में इसी तरह से किया था, हमें लंबाई और चौड़ाई का अगर हम गुणा करें तो हमें क्या प्राप्त होता है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता है। तो इसी का हम यहाँ उपयोग करेंगे और हम एक समीकरण बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो लंबाई जो है, लंबाई तो कितनी है x और चौड़ाई जो है वो कितनी है 40 माइनस x, तो बराबर जो है क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 400 मीटर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 40 को x से गुणा कर दिया 40x माइनस x का x से कर दिया x स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है 400। ठीक है, सभी का पक्षांतर करके हम एक तरफ ले जाते हैं तो हमें ये एक्स स्क्वायर माइनस का उधर लेंगे तो अच्छा समीकरण बन जाएगा। तो 0 बराबर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का है, इधर पक्षांतर करेंगे तो हमें प्लस का मिल जाएगा, 40x जो प्लस के हैं इसका पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 40x हो जाएंगे, और ये 400 इसी तरफ लिखे हुए हैं। तो ये जो समीकरण हमें मिलेगा इसको मैं देखिए पक्ष को बदल रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0, ये हमें एक मिला है द्विघात समीकरण। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके सबसे पहले तो इसके मूलों की जांच कर लेते हैं, प्रकृति देख लेते हैं
कि क्या इससे मूल संभव है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए a बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, b बराबर दिए हुए है -40 और c बराबर दिया हुआ है 400। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, वही तरीका b स्क्वायर माइनस 4ac करके। तो पहले b स्क्वायर कितना है, -40 का वर्ग हो जाएगा, -4, a का मान है 1 और c का मान है 400। ठीक है, यहाँ देखिए माइनस का माइनस से गुणा कर दिया, प्लस 40 का 40 से गुणा कर दीजिए, 4 का 4 से गुणा कर दिया 100, यानी 1600 हो जाएंगे। यहाँ पर 400 का 4 से गुणा कर दिया, यहाँ पर भी 1600 मिल गए। तो दोनों का मान घटाएंगे तो कितना आएगा, 0। यानी यहाँ पर हमें ये b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 हो गया है। इसके मूल जो होंगे वो वास्तविक होंगे और कैसे होंगे, समान। यानी दोनों जो आंसर आएंगे वो कैसे आएंगे, समान आएंगे। तो अब इसको ज्ञात भी कर लेते हैं, कौन से सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र से। तो श्रीधराचार्य जो सूत्र है उस सूत्र से हम इसको ज्ञात करते हैं। क्या है सूत्र, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो माइनस का b कितना है, -40, तो यहाँ लीजिए -40 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac का मान तो हमने ज्ञात किया, क्या है 0/2 और a का मान कितना है 1। ठीक है, मैं इसको यही सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस के हो गए 40, प्लस माइनस हो गया 0 और 2 का 1 से गुणा कर दिया, कितने आ गए 2। यानी हमें x का जो मान मिला है वो हो जाएगा +40 प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0 बट्टा क्या है 2। यानी दो जो मूल प्राप्त होंगे वो क्या हो जाएगा, देखिए हम इसको एक बार प्लस में करेंगे तो हमें x की वैल्यू जो मिल जाएगी क्या मिल जाएगी, +40 प्लस 0/2, यानी हमें मिल गया 40/2, यानी कितने आ गए 20। और दूसरा जो है जब इसको माइनस वाला यूज करेंगे तब भी हमें यही आंसर मिलेगा, एक्स स्क्वायर बराबर +40, यहाँ 0 कौन सा लेना है माइनस वाला, वैसे 0 माइनस प्लस होता नहीं है, फिर भी हम इसको दो मूल ज्ञात करने के लिए लिख रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, वही 40/2 यानी 20। यानी हमें जो मूल जो प्राप्त हो जाएंगे, दोनों ही जो संख्या मिलेगी, यानी क्या मिला हमें, एक्स की वैल्यू जो मिल रही है वो कितनी मिल रही है 20। तो हम सीधा साधा ज्ञात कर सकते हैं, जो लंबाई जो है वो तो कितनी हो जाएगी 20, और चौड़ाई जो होगी वो चौड़ाई भी कितनी होगी, हम यहाँ से करें 40 माइनस 20 तो हमें दोनों ज्ञात हो जाएंगे। देखिए लंबाई तो कितनी हो जाएगी, हमने x मानी है तो वो तो हमें मिल जाएगी 20 मीटर, और चौड़ाई जो है वो कितनी हो जाएगी, हमने जो देखा इसका चौड़ाई जो आई थी हमारी क्या आई थी 40 माइनस एक्स, तो 40 में से हम x को घटा देंगे, x से कितने 20, यानी 40 में से 20 हटा दिए तो चौड़ाई भी मिल जाएगी हमें 20 मीटर। ठीक है, तो ये इस तरह से हम इनके आंसर ज्ञात कर सकते हैं, और जो लंबाई चौड़ाई जो है वो हम पता लगा सकते हैं। तो आशा करूंगा आज के वीडियो में मैंने बहुत ही सरल तरीके से मूलों की प्रकृति किस तरह से ज्ञात करनी है हमने सीखी है, और साथ में जो कुछ जो समस्याएं जो दी हुई थी, जो हमें चेक करनी थी कि क्या वो स्थितियाँ संभव है या नहीं है, उनको भी हमने द्विघात सूत्र के द्वारा हमने चेक किया है, उसकी प्रकृति भी चेक की है, उनको हम जो अगर संभव भी है तो उनके हमने मान भी ज्ञात किए। तो अगर आप इसको समझने में कहीं भी दिक्कत आई है तो आप कमेंट में जरूर लिखें, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा तो उसमें दोबारा आप उसको सिखा दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करें, अपने साथ के साथ शेयर भी करें, और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे पुनः निवेदन कर दूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें, ताकि आपके जो कंटिन्यू जो वीडियो बनेंगे उससे आप कहीं भी वंचित नहीं होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना अभ्यास जारी रखिए। धन्यवाद।